So we all know that light shows dual character. हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, तब इस बारे में डिस्कशन किया था that light has dual character, it shows particle character as well as wave character. इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन का जो फिनोमेनन है वो वेव करेक्टर डिपेंडेंट है. उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, या जो हम लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा था वो बोर मॉडल में, दैट डिपेंड्स ऑन पार्टिकल करेक्टर ऑफ लाइट. तो दो स्पेसिफिक फिनोमेनन है जो पार्टिकल करेक्टर ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं. एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो कि हमारे दोनों कोर्स में, तो इसलिए मैं लास्ट में उसको बता रहा हूँ. ठीक है. और एटम की पूरी प्रॉपर्टीज हम लोग सीख चुके हैं. अब सिर्फ लाइट के दो फिनोमेनन जो पार्टिकल करेक्टर पे डिपेंडेंट है वो पढ़ने वाले हैं. तो इसमें सबसे पहला फिनोमेनन हम लोग लिखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सो फर्स्ट फिनोमेनन लिख रहे हैं हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन. तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमेनन है वो पार्टिकल करेक्टर ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट है. तो पहले पॉइंट में ये लिखिए, इट इज द फिनोमेनन रिलेटेड टू particle character of light. It is a phenomenon related to particle character of light. It is the phenomenon related to particle character of light. अब इसमें देखो नया टर्म है, आपने ब्लैक बॉडी बोलते हैं किसको है, तो अगले स्टेप में ब्लैक बॉडी लिखिए. So write down a body that absorbs all the radiations. A body that absorbs all the radiations falling on it. A body that absorbs all the radiations falling on it. All the radiations falling on it is known as black body. Is known as black body. ठीक है. ऑल्दो अगर बहुत प्रिसाइसली बोला जाए तो ये ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट जो है वो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है. प्रैक्टिकली ऐसे सब्सटेंसेस नहीं मिलते, ऑल्दो यूनिवर्स में ऐसी जगह है जहाँ ब्लैक बॉडी परफेक्ट ऑब्जर्व होती है. बट हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में हमें 100% रेडिएशन ऑब्जॉर्ब होने वाला सब्सटेंस नहीं पता है. बट अगर इसका क्लोजेस्ट सब्सटेंस की बात करी जाए तो लैम्प ब्लैक जो होता है वो क्लोज टू अ ब्लैक बॉडी होता है, जो लगभग 99% रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेता है. केवल 1% रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट होता है. अगले पॉइंट में लिख लीजिए इस चीज को. A perfect black body absorbing 100% radiation falling on it is an ideal concept. अगले पॉइंट में लिखो, perfect black body, a perfect black body, a perfect black body absorbing 100% of radiation, 100% of radiation falling on it is only an ideal concept. Practically, lamp black is close to a black body, which absorbs 99% radiation falling on it. Is close to a black body which absorbs 99% of radiation
falling on it. ठीक है, ये तो पहले ब्लैक बॉडी हुआ। अब इसका जो मेन फिनोमेनन है वो समझना है। सपोज करो कि हम लोग अपने एक रूम में दो ऑब्जेक्ट्स रखें, एक ब्लैक बॉडी रख दें और एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखते हैं जो बहुत बढ़िया रिफ्लेक्टर है, यानी पॉलिश सिल्वरी पॉलिश सरफेस रखी है जो 100% रिफ्लेक्ट करने वाली है। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अपने रूम में बहुत देर तक के लिए छोड़ दिया जाए तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर हमारी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी का भी होगा और ब्लैक बॉडी का भी होगा। जबकि जो रिफ्लेक्टिंग बॉडी है वो ऑलमोस्ट सारे रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे रही है, बहुत कम एब्जॉर्ब कर रही है, और जो ब्लैक बॉडी है वो सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले रही है, बट फाइनली दोनों का टेम्परेचर सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लैक बॉडी जितना ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है उतनी ही जल्दी सारा रेडिएशन एग्जॉस्ट कर दे रही है, तभी तो टेम्परेचर सेम आ रहा है। क्योंकि अगर उसने जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कराया अगर उसको अपने पास रोक के रखेगी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा। जबकि जो ऑब्जेक्ट परफेक्ट रेडिएट कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट बहुत बढ़िया रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका टेम्परेचर कभी राइज ही नहीं होगा। बट एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, क्योंकि फाइनली टेम्परेचर तो एटमॉस्फेयर के बराबर पहुंचना है, थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है वही ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा इमिटर भी होता है। ये पॉइंट आपको अगले स्टेटमेंट में लिख लेना है। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन, जो एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है। सो राइट डाउन, गुड एब्जॉर्बर्स आर ऑफ रेडिएशन आर गुड इमिटर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहना कैसे, गुड एब्जॉर्बर्स of radiations, good absorbers of radiation are good emitters, are also good emitters। मतलब जो अच्छी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, जो आसानी से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वही आसानी से हीट इमिट भी कर रहा है। सो गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन आर आल्सो गुड इमिटर्स। ठीक है, तो उसमें जो लैम्प ब्लैक है वो परफेक्ट लाइट बॉडी की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब लैम्प ब्लैक जो सबसे ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करेगा और सबसे ज्यादा इमिट भी करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ब्लैक बॉडी को वो भी उस सब्सटेंस को भी बोल सकते हैं जो फास्टेस्ट रेट से रेडिएशन इमिट करेगी। तो अगले स्टेप में इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं, ब्लैक बॉडी, यहाँ पे इसी अगले स्टेप में लिख लो, हेंस ब्लैक बॉडी, हेंस ब्लैक बॉडी will emit radiations at the fastest rate। ये भी एक तरीका है डिफाइन करने का, will emit radiations at the fastest rate। Hence black body will emit radiations at the fastest rate। तो जो अच्छे अब्जॉर्बर होते हैं वही अच्छे एमिटर होते हैं, एक कॉन्सेप्ट। ब्लैक बॉडी चूंकि 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब उसकी इमिशन पावर भी बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए हम लोग ब्लैक बॉडी को दूसरे तरीके से भी डिफाइन करके लिख सकते हैं कि ब्लैक बॉडी जो है वो इमिशन जो करेगा वो फास्टेस्ट रेट से करेगा। ठीक है, यहाँ तक ओके। सो अब अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स का थर्मल रेडिएशन में क्या इंपॉर्टेंस है, तो उस चीज के लिए एक टेक्निकल लॉ होता है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, तो अगला टर्म लिख लीजिए, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अपने एनसीईआरटी बुक में लॉ तो बताया गया है बट नाम नहीं लिखा गया, तो अगर आप नाम छोड़ो तो छोड़ भी सकते हो, अदरवाइज फिजिक्स में अगले साल तो कोर्स में आएगा ही, तो अभी से सिखाई दे रहा हूँ। तो दिस इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। So write down to study the relative importance of different wavelengths in thermal radiation, to study the relative importance of, to study the relative importance of different wavelength in a thermal radiation,
different wavelengths in a thermal radiation, the intensity of radiation near a given wavelength is plotted against the intensity of radiation near a given wavelength is plotted against the wavelength for different temperatures. और अब इससे लॉ डिफाइन करते हैं. So near a given wavelength is plotted against the wavelength of at the different temperatures. तो अब जब इस प्लॉट को ऑब्जर्व करते हैं तो वी फाउंड आउट कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट इंटेंसिटी होता है वो डिक्रीज कर जाता है. ये एक्चुअली में वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है. पहले तो मैंने आपको बताया कि लॉ स्टडी कैसे किया गया. तो अगर हमें रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ थर्मल रेडिएशन में अगर स्टडी करनी हो तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अगर हमने अगेंस्ट द वेवलेंथ प्लॉट करा फॉर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो इस प्लॉट में हमने नोटिस करा दैट कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी. तो उसका आप अगला स्टेटमेंट लॉ वाला स्टेटमेंट लिख लीजिए. यहाँ से फाइनल स्टेटमेंट है. सो स्टेटमेंट इज as the temperature is increased as the temperature is increased as the temperature is increased the wavelength corresponding to the wavelength corresponding to the wavelength corresponding to the highest intensity decreases. Corresponding to highest intensity decreases. As the temperature is increased, the wavelength corresponding to highest intensity decreases. और अगर इसी को मैथमेटिकली लिखा जाए तो मैथमेटिकल रिलेशन आता है कि जो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वेवलेंथ है अगर उसको लैम्डा एम लिखते हैं तो उसका प्रोडक्ट टेम्परेचर के साथ बी के इक्वल आता है. इसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. ये इसका एक्चुअल रिलेशन है. यहाँ पे बी जो है वो कांस्टेंट होता है. इसको हम लोग वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं. हियर बी इज अ कांस्टेंट known as Wien's constant. और ब्लैक बॉडी के लिए अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग तो ये 0.288 आती है. known as black body and its value for a black body is equal to 0.288 centimeter Kelvin. सेंटीमीटर केल्विन. अब देखो अगर इसको प्लॉट से समझाऊं तो यहाँ पे अगर मैंने इंटेंसिटी अगेंस्ट वेवलेंथ बनाया अलग अलग टेम्परेचर्स पे तो इसके प्लॉट्स कुछ ऐसे आते हैं. एक प्लॉट ऐसे आएगा,
अलग अलग टेम्परेचर्स पे प्लॉट बना दे रहा हूँ, पहले प्लॉट देख लो फिर आपको बात समझ आएगी जो बताना चाह रहा हूँ। दूसरे टेम्परेचर पे ग्राफ बना रहे हैं तो ये कुछ ऐसे आ रहा है, और एक और टेम्परेचर पे अगर इसको प्लॉट कर दें इट इज लाइक दिस। उसमें जो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट इंटेंसिटी है वो यहाँ पे ये लैम्डा m1 हुआ, यहाँ पे वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट इंटेंसिटी लिखेंगे, ये लैम्डा m2 हुआ। और तीसरे वाले केस में वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट इंटेंसिटी लिखेंगे, तो ये वैल्यू हो गई लैम्डा m1। ये टेम्परेचर T1 ले लेते हैं, ये टेम्परेचर T2 ले लेते हैं, ये टेम्परेचर T3 ले लेते हैं। तीन अलग अलग टेम्परेचर्स पर हमने प्लॉट बनाया है, T1, T2 एंड T3। लैम्डा m1 तो हो गया ना, m3 हाँ वो लैम्डा m3 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं, तो वैल्यू बदल लो। तो T1 T2 T3 लिखा कर हमने, तो इसको मान लो लैम्डा m1 है तो ये लैम्डा m2 होगा, ग्रीन वाले को लैम्डा m3 कर लो। दिस वन इज लैम्डा m3 लेट्स से। सो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट इंटेंसिटी चेक कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट इंटेंसिटी जो है वो कम होती जा रही है। लॉजिक इसका ये है, यहाँ पर जो टेम्परेचर T1 है वो हाईएस्ट है, फिर T2 है, फिर T3 है। तो आपके लिए जब भी क्वेश्चन आएगा वैसा प्लॉट बना होगा, आपको उसमें बताना पड़ेगा टेम्परेचर कौन सा सबसे ज्यादा है। तो वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से जो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी है इनटू टेम्परेचर वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा उसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, इंटेंसिटी कम होगी, और इंटेंसिटी ज्यादा होगी, सॉरी वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू दैट इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। लॉजिक ये है, ठीक है। तो अब इसका देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जैसे कोई बॉडी हम लोगों ने ली, रूम टेम्परेचर पर अगर हीट कर रहा है, रूम टेम्परेचर ले रहे हैं उसको, तो रूम टेम्परेचर पर उसका जो रेडिएशन होता है वो सब इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करता है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो आपको पता होगा कि फॉरेस्ट में या आर्मी को जब नाइट विजन यूज करना पड़ता है तो दे आर यूजिंग IR कैमराज। वाई IR कैमराज? क्योंकि जो भी लिविंग बॉडी है वो हमेशा IR रेडिएशन रेडिएट करती है। तो रूम टेम्परेचर के आसपास जो रेडिएशन होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से वो नॉर्मली इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जैसे मान लो कोई आयरन बार ले लें, तो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे तो वो सबसे पहले रेड दिखेगा, फिर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो व्हाइट वाले ब्रैकेट तक पहुंच जाता है, फिर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ब्लू वाले ब्रैकेट में आता है। तो द लॉजिक इज कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो वेवलेंथ जो है वो लो होती चली जा रही है। सो प्योर में आप जानते हो वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर से अराउंड 720 नैनोमीटर होता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो जो रेडिएशन आ रहा होगा वो रेड कलर के ब्रैकेट में आ रहा होगा, और जैसे ही टेम्परेचर आप ज़्यादा कर दोगे तो रेडिएशन जो है वो टुवर्ड्स ब्लू जाने लगेगा, और टेम्परेचर कम कर दोगे तो इंफ्रारेड वाले ब्रैकेट में रहेगा, मतलब रेड से भी नीचे चला जाएगा। और टेम्परेचर अगर आप और ज़्यादा कर दोगे लाइक ग्रेटर देन द विजिबल रीजन ऑल्सो, तो हो सकता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में चला जाए। तो बेसिकली जो वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करना शुरू करती है। तो जिस जो हाईएस्ट इंटेंसिटी मतलब जो आपको सबसे आसानी से दिखाई देगी, जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी वो हमारे विजिबल जोन में, वो मतलब हमारे नोटिस में आएगी नहीं। अगर किसी रेडिएशन की इंटेंसिटी बहुत कम है तो वो हमारे नोटिस में बहुत कम आएगी। तो जो मेजर नोटिस में आएगी वो कौन सी आएगी? जो मैक्सिमम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी आएगी। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आएगी, तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी हमेशा नोटिस में आती है, तो हम उसी के बेसिस पे मोस्टली कलर्स प्रेडिक्ट करते हैं। तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से ब्लैक बॉडीज के केस में ये वैल्यू है, ऑर्डिनरी बॉडीज के में भी ये चीज वर्कआउट करती है थोड़ा सा डेविएशन के साथ। सो द लॉजिक इज टेम्परेचर हायर करेंगे अगर हम, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन की आ रही होगी वो लोअर वेवलेंथ के लिए होगी, और टेम्परेचर कम करेंगे तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही होगी वो हायर वेवलेंथ के लिए आएगा। वेवलेंथ का उल्टा कर लो, फ्रीक्वेंसी कर दो, तो ये चीज फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली लिंक हो जाएगी।
ठीक है ना, वेवलेंथ की जगह c बाय फ्रीक्वेंसी लिख लो आप। तो टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो लो फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर कम करेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी या लो वेवलेंथ। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में हम चेक कर रहे हैं वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट इंटेंसिटी। हाईएस्ट इंटेंसिटी मतलब जिस रेडिएशन के सबसे ज्यादा फोटोन इमिट हो रहे हैं, तो जिस रेडिएशन के सबसे ज्यादा फोटोन इमिट हो रहे हैं उसकी वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो टेम्परेचर कम होगा, वेवलेंथ कम होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। यानी लो टेम्परेचर पे वो रेडिएशन इमिट होते हैं जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और हाई टेम्परेचर पे वो रेडिएशन इमिट होते हैं जिनकी वेवलेंथ कम होती है। सिंपल बात है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लो टेम्परेचर पे है तो उसका अगर वो हमें दिखाई पड़ रहा है कलर में तो रेड कलर जैसा दिखेगा, और हाई टेम्परेचर पे अगर उसी चीज को हीट करेंगे तो वो ब्लू की तरफ जाएगा। तो कलर चेंज होता है रेड से लेके ब्लू की तरफ। ठीक है, चलो अब इसका दूसरा एप्लीकेशन पार्ट जो है हमारा पार्टिकल कैरेक्टर का, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। गेज डिस्प्लेसमेंट लॉ का फिजिक्स में क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में सिर्फ इतना लॉजिक याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई लो टेम्परेचर पे अगर रेडिएशन का कलर दिया हुआ है तो हाई टेम्परेचर पे कौन सा होगा, तो विब्ग्योर से चेक कर लेना है आपको। बस इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता क्योंकि लैम्डा एम इंटू टी वैल्यू कांस्टेंट होती है। सो इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी उसका टेम्परेचर साथ मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट वैल्यू होता है बी। इसको वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं। आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो 0.288 होता है। तो आप एक्चुअल वेवलेंथ भी निकाल सकते हो कि किस टेम्परेचर पे कौन सी वेवलेंथ मिलेगी। इसलिए मैंने आपको सीधा फॉर्मूला सिखा दिया है। बस यहाँ थोड़ा जम्पशन मानना पड़ेगा क्योंकि हम उस बॉडी को ब्लैक बॉडी मानते हुए सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि वो नहीं होगी। तो वो जो उतना गैप होगा उस उतना ही गैप काउंट करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल डेविएशन जितना होगा उतना लेना पड़ेगा। अदरवाइज एक इन जनरल आइडिया आपको कभी भी लगाना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी होगी, तो बी अपॉन टी कर दो। बी की वैल्यू 0.88 सेंटीमीटर है, बस टेम्परेचर से डिवाइड करो तो आपको वेवलेंथ पता चल जाएगी किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट इंटेंसिटी आएगी। ठीक है, अब इसका जो दूसरा सबसे मेजर एप्लीकेशन है, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूज वाला कॉन्सेप्ट है ऑफ पार्टिकल कैरेक्टर ऑफ लाइट। इसकी स्टडी के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था। तो पहले इस इफेक्ट को लिखना है जरा। क्या होता है कि अगर हमने एक मेटल सरफेस ली और उस पर एक अप्रोप्रिएट वेवलेंथ का फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, तो दिस वी लेट्स से हैव अ मेटल सरफेस। तो दिस इज लेट्स से अ मेटल सरफेस। तो एक मेटल सरफेस पे अगर एक अप्रोप्रिएट वेवलेंथ का रेडिएशन स्ट्राइक करता है और इस सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो इस फिनोमेनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक रेडिएशन स्ट्राइक कर रहा है एच न्यू फ्रीक्वेंसी से, और इस प्रोसेस से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तो इस फिनोमेनन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने आपको बहुत रफ फॉर्म में दिखाया, अभी पूरा apparatus बना के दिखाऊंगा कैसे वर्कआउट करता है। बट सिंपल टर्म में समझना है तो नाम लिखा है ना, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट मीन्स फोटोन से इलेक्ट्रॉन बनाने का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ फोटोन टू इलेक्ट्रॉन। सो इस पॉइंट को लिखिए। सो राइट डाउन व्हेन अ रेडिएशन ऑफ appropriate when a radiation of appropriate when a radiation of appropriate energy strikes on a metal surface, when a radiation of when a radiation of when a radiation of appropriate energy strikes on a metal surface strikes on a metal surface when a radiation of appropriate energy strikes on a metal surface
and because of this, an electron is ejected out. सर आपकी वॉइस लैग कर रही है. And because of this, an electron is ejected out. voice lag. And because of this, an Sir, screen भी electron बहुत is slow चल ejected रही है. out from the metal surface. Ejected out from the metal surface. या simply ejected out of the metal surface लिख लो तो भी चलेगा. Ejected out of the metal surface. Then this phenomenon is known as photoelectric effect. Then this phenomenon is known as photoelectric effect. Then this phenomenon is known as photoelectric effect. When a radiation of appropriate energy strikes on a metal surface, and because of this an electron is ejected out of the metal surface, then this phenomenon is known as photoelectric effect. तो देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो बेसिक यूज है वो है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. तो जो सोलर पावर हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं उसका प्राइमरी फंक्शन जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से है. अब यहाँ पे पहले कुछ टेक्निकल टर्म है स्टडी करने के लिए, तो पहले वन बाय वन वो सारे टर्म लिखने, तब मैं आपको आगे की बात समझा पाऊंगा. उसमें सबसे पहला टर्म लिखेंगे वर्क फंक्शन. दीज आर सम टेक्निकल टर्म्स टू स्टडी दिस फिनोमेनन. तो पहला टर्म लिखो वर्क फंक्शन. सर बट सोलर पैनल में तो हम सिलिकॉन यूज. सीजियम यूज होता है बेटा, सीजियम एंड पोटेशियम सोलर सेल्स में. तो हम लोग वर्क फंक्शन लिख रहे हैं फाई, या इसी को डब्ल्यू बोलते हैं. We use a substance either phi, or we use a symbol either phi or W भी लिख देते हैं कभी कभी. This is notation for work function. तो पहले इसका जो मतलब लिख लीजिए. So write down it is the minimum amount of energy. It is the minimum amount of energy of electromagnetic radiation. It is the minimum amount of energy It is the minimum amount of energy required for electromagnetic radiation. It is the minimum amount of energy required for electromagnetic radiation to perform photoelectric effect. To perform photoelectric effect. तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म कराने के लिए मैंने लिखा ना, तो सबसे पहले अप्रोप्रिएट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. किसी भी फोटोन से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है, अप्रोप्रिएट एनर्जी रिक्वायरमेंट है. तो उसमें जो मिनिमम एनर्जी है जिससे फोटोन बाहर निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन. ठीक है. अब इसको मेजर करने के लिए दो टर्म यूज करते हैं, एक होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एक होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. एक टर्म है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और एक है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. अगला टर्म लिखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. उसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट से. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में लिखो इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन. इट इज मिनिमम frequency of radiation to perform photoelectric effect. It is minimum frequency of radiation to perform photoelectric effect.
और ऑटोमेटिकली अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिखेंगे तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन स्पीड लाइट के इक्वल होता है। उसके बाद तीसरा टर्म लिखेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उसको लिखते हैं लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देखिए, इट इज मैक्सिमम वेवलेंथ, इट इज, अब ध्यान रखना मैक्सिमम है क्योंकि एनर्जी मिनिमम लानी है। इट इज मैक्सिमम वेवलेंथ of electromagnetic radiation, maximum wavelength of electromagnetic radiation to perform photoelectric effect. राइट, तो अब अगर मैथमेटिकली तीनों टर्म्स को रिलेट किया जाए तो जो वर्क फंक्शन है वो एनर्जी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी और अगर एनर्जी को रिलेट करेंगे तो फाई की वैल्यू एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाई लैम्डा नॉट के इक्वल है। ये रिलेशन हो गया आपके लिए वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन आपके लिए हो गया। ठीक है, इसको याद रखना है। अब आइंस्टाइन ने इसके लिए पूरी इक्वेशन डिजाइन कर दी कि कैसे फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट होगा उसके लिए क्या एनर्जी होगी, कैसे इजेक्ट होगा, ये सब कॉन्सेप्ट जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझाया। सर हल्का सा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, नोट करना है। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारा न्यू फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो उसकी कुछ एनर्जी तो ये वर्क फंक्शन को खत्म करने में चली जाएगी और बची हुई एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसीलिए पार्टिकल कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और मास बाहर आ रहा है इसलिए पार्टिकल कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन है। ये पॉइंट आगे लिख लेना यहाँ पे। So write down when a photon of frequency nu, और न्यू जो ग्रेटर देन न्यू नॉट है डेफिनेटली, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म ही नहीं होगा। when a photon of frequency nu and which is certainly greater than the threshold frequency nu naught strikes on metal surface, then it ejects an electron of maximum kinetic energy equal to h nu minus h nu naught. मतलब जो आपने एनर्जी प्रोवाइड करी उसका एक पार्ट तो वर्क फंक्शन में कंज्यूम हो गया और जो रेस्ट पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में, मतलब उससे काइनेटिक एनर्जी कम भी हो सकती है, यानी मेटल से बाहर निकलते निकलते अगर उसने कुछ एनर्जी लॉस और कर दी तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, बट जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास हो सकती है वो इसके इक्वल होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और एक फोटोन से हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, ये पॉइंट और मेंशन कर लीजिए। तो अब अगर हम इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की तरह लिखें तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के टर्म हो गया, के ई मैक्स विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन लिख सकते हैं, या फिर इसी को एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, या फिर इसी को एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो यहीं से वर्क फंक्शन को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो जाए तो फाई की वैल्यू एच न्यू के बराबर हो जाएगी। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये एच सी बाई लैम्डा नॉट,
ऐसे भी हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ठीक है, ये पॉइंट अलग से लिख लेना है। तो राइट डाउन फ्रॉम वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन कैन बी ओनली वन इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड आउट। ये नोट बना के अलग से लिख लीजिए। फ्रॉम वन फोटोन only one electron can be ejected out। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, if frequency of photon increases, it increases maximum kinetic energy of electron। और अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड होंगे उनका नंबर बढ़ जाएगा। दूसरे पॉइंट में लिखिए, if intensity of radiation is increases, if intensity of radiation, इंटेंसिटी मतलब समझे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया अगर इंक्रीज कर देंगे, so the intensity of the radiation increases, it increases number of photoelectrons। it increases number of photoelectrons। कौन सा समझ में आया? क्योंकि एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है, तो उस फोटोन की आप एनर्जी बढ़ाते चले जाओगे तो उससे सिर्फ एक फायदा होना है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ सकते। और अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिया आपने, तो हर फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसके बाद देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरली उन मेटल्स के साथ ऑब्जर्व होता है जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि वर्क फंक्शन ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मोस्टली ऑब्जर्व photoelectric effect photoelectric effect is mostly observed photoelectric effect is mostly observed with the metals of low ionization energy like potassium and cesium। ठीक है, तो अब देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म कराने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके के apparatus लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन हवा में नहीं आएगा, तो उसके लिए पूरा एक apparatus सेट करना पड़ता है। तो हमने क्या करा, देखो यहाँ पे एक मेटल सरफेस लिया है, जिसके ऊपर देखो ये लाइट स्ट्राइक कर रही है, आके लाइट स्ट्राइक कर रही है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। अपोजिट साइड पे हमने देखो एक प्लेट लगा रखी है जिसपे पॉजिटिव पोलरिटी मेंटेन की हुई है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तेजी से पहुंचेगा। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आएगी वो हम अमीटर में मेजर करेंगे। समझ आई बात? और जो यहाँ पे करंट मेजर होगी उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है जिसमें हम फोटोन को स्ट्राइक करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, So what is the purpose of battery? बैटरी तो इसलिए क्योंकि हमें वोल्टेज अप्लाई करना है ना, यहाँ पे इस सिस्टम के अक्रॉस, जब यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रखा है तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो हमारे लिए तो Yes. तभी काम किया जब एक अप्रोप्रिएट वोल्टेज क्रिएट होगा, अप्रोप्रिएट टाइम पे इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेगा। अब मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला इस प्लेट से और दूसरी प्लेट तक पहुंचने में उसको इनफाइनाइट टाइम लग गया, तो हमें करंट जीरो मिलेगी ना।
तो हम ये चाहेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से उसको प्लेट तक पहुंचे, ठीक है। तो अभी वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। तो और नॉर्मली अंदर वैक्यूम क्रिएट करके रखते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन को फ्रिक्शन कम मिले। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा समझना है वन बाय वन, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें देखो, एक्चुअली में हमें वोल्टेज के वेरिएशन के साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा तो ये तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हुई, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वर्क फंक्शन से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा। फिर आप चाहे जितना वोल्टेज लगा दो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नोटिस में नहीं आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी तक नोटिस में आएगा जब लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। यानी यहाँ पे जो लाइट स्ट्राइक कर रही है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू एज्यूम कर लें और वर्क फंक्शन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट एज्यूम कर लें, तो अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नोटिस में आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नोटिस में ही नहीं आएगा। इतनी बात समझे पहले आप। So nu will be greater than equal to nu naught, then only photoelectric effect will be applicable, या then only photoelectric effect will be observed। ये पॉइंट समझ में आया। अब वन बाय वन टैकल करना शुरू करो। तो अब देखो हमने क्या करा कि न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट की फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर स्ट्राइक कराई मेटल सरफेस पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब क्या करा आपने, अगर वोल्टेज बढ़ाया यहाँ पे, तो जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ये चीज, और जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा तो वो अपोजिट पोल पे जल्दी पहुंचेगा। अब जल्दी पहुंचेगा तो क्या होगा, उससे करंट की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या और जल्दी पहुंचना शुरू हुआ, करंट की वैल्यू और बढ़ी। फिर और वोल्टेज बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन और जल्दी पहुंचा, और करंट की वैल्यू इंक्रीज करी। फिर धीरे धीरे करके जब आपने वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो एक ऐसे वोल्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन जैसे ही मेटल सरफेस से निकला वो ऑलमोस्ट नो टाइम में डिटेक्टर तक पहुंच गया, तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। क्योंकि उसके बाद आप अगर वोल्टेज बढ़ाओगे भी तो अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है मेटल सरफेस के पास, तो उससे जल्दी इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़नी बंद हो जाएगी, तब उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक पॉइंट ओके। फिर हमने क्या करा, वोल्टेज कम करना शुरू किया, वोल्टेज कम करना स्टार्ट किया और घटाते घटाते हम उसको जीरो वोल्टेज पे ले आए। तो अगर आपने जीरो वोल्टेज लगाया तब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे चल के डिटेक्टर तक पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी है, इट इज नॉट रिजेक्टिंग आउट विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बाहर निकल रहा है तो उसके पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी है विच इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो अपनी इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, डिटेक्टर तक पहुंच सकता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर तक पहुंचेगा तो भी हम बताएंगे कि काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट नोटिस में आएगी, राइट। आपने वोल्टेज जीरो कर दिया तब भी इलेक्ट्रॉन के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है जिससे वो धीरे धीरे ट्रैवल करते करते डिटेक्टर तक पहुंचेगा। ऑब्वियसली पहले वाले टाइम के रिस्पेक्ट में धीरे पहुंचेगा तो करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी, बट जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ करंट जरूर नोटिस में आएगी। तो जब हमें ये रियलाइज हुआ कि हमने जीरो वोल्टेज अप्लाई करा तब भी करंट आ रही है, तो फिर हमने क्या करा, इसका वोल्टेज नेगेटिव में करना शुरू किया, यानी कि पोलैरिटी बदल दी। जिस तरफ प्लस लगा था उधर माइनस लगा दिया, माइनस वाले की तरफ प्लस लगा दिया। तो उससे क्या हुआ कि जैसे ही आपने पोलैरिटी नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करी तो अब क्या हुआ कि वो जो दूसरा पोल है वो रिपेल करने लगेगा इलेक्ट्रॉन को। तो अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ चल रहा था उस पर रिटार्डेशन लगेगा, तो उसके पहुंचने का टाइम और कम हो जाएगा, पहुंचने का टाइम और बढ़ जाएगा, तो करंट की वैल्यू और डिक्रीज करेगी। फिर हमने और नेगेटिव वोल्टेज लगाया। तो एक ऐसा नेगेटिव वोल्टेज जिसमें इलेक्ट्रॉन जैसे ही मेटल सरफेस से निकला उसकी पूरी की पूरी एनर्जी वहां लॉस हो गई, तो वो कभी डिटेक्टर तक नहीं पहुंचेगा। इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी। तो आपको वोल्टेज का वेरिएशन समझ में आया कि जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी, फिर एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम तक आएगी, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ना बंद हो जाएगी। ये वो पॉइंट होगा जहां पे मेटल सरफेस से जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वैसे ही डिटेक्टर तक पहुंच गया, ऑलमोस्ट इन नो टाइम। तो ये मैक्सिमम करंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने का काम वोल्टेज नहीं कर सकता, वो इलेक्ट्रॉन तो लाइट की वजह से ही निकल रहा है, और एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो फोटोन आपके फिक्स्ड है तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं सकते, तो मैक्सिमम करंट पे पहुंच गया। फिर क्या करा हमने, वोल्टेज कम करना स्टार्ट किया। जब हम जीरो वोल्टेज पे पहुंचे तो भी हमें करंट नोटिस में आ रही है। वाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है, तो बिना वोल्टेज के हेल्प के भी वो धीरे धीरे करके दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंच सकता है, तो स्टिल करंट इज नोटिस। सो जीरो वोल्टेज पे करंट जीरो नहीं आती है। उसके बाद क्या हुआ कि जब आपने वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना स्टार्ट किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर रिटार्डेशन लगेगा,
तो ऐसा नेगेटिव वोल्टेज जिसमें इलेक्ट्रॉन जैसे ही मेटल सरफेस पे निकला और उसकी पूरी एनर्जी लॉस हो गई, वहां पे करंट जीरो आ जाएगी। इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब देखो, आप यहाँ पे वोल्टेज अगेंस्ट फोटोइलेक्ट्रिक करंट का अगर हम वेरिएशन नोटिस करेंगे, वोल्टेज अगेंस्ट फोटोइलेक्ट्रिक करंट का अगर वेरिएशन नोटिस करेंगे तो विल फाइंड आउट कि पहले वोल्टेज बढ़ाने से फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है, एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाके सैचुरेट कर जाती है। तो इसी प्लॉट को अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ध्यान से देखिएगा। सो वी आर प्लॉटिंग अगेंस्ट फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस वोल्टेज। तो ये प्लॉट कुछ ऐसे आता है। यहाँ पे हम लोग आई लिख रहे हैं और ये वी है। वी है वोल्टेज अप्लाइड और आई जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे आई जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वी जो है वो वोल्टेज अप्लाइड है, राइट। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वोल्टेज वी नॉट है, जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो है, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और आप ध्यान से देखो कि जब वोल्टेज जीरो है तब करंट जीरो नहीं है। जीरो वोल्टेज पे भी देखो ये करंट नोटिस में आ रही है यहाँ पे, और फिर अपनी ये सैचुरेशन वैल्यू तक जा रहा है। तो दिस इज योर रिजल्ट। समझ में आई बात? मैं एक बार फिर से बना रहा हूँ प्लॉट, थोड़ा सा एक्चुअली में कांस्टेंट वैल्यू तक दिखाने का। ये ऐसे वेरिएशन आ रहा है। देखिए, तो बाद में देखो करंट जाके सैचुरेट कर गई है। तो यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन रही है इसको बोल रहे हैं सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद आप अगर वोल्टेज बढ़ाओगे भी तो करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती। ये मैक्सिमम करंट है जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पे जो वी नॉट वैल्यू लिखी है मैंने, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो पहले वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करती है। फिर एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ये बढ़ना बंद हो जा रही है, तो वहाँ पे उसको बोलेंगे सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने वोल्टेज कम करना शुरू किया तो जीरो वोल्टेज पे देखो जीरो करंट नहीं आ रही है। जीरो वोल्टेज पे भी कुछ ना कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपनी काइनेटिक एनर्जी है। और फिर वोल्टेज नेगेटिव में ले जाएंगे तो एक ऐसा वोल्टेज आ जाएगा जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी। तब इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। तो अभी जो बात मैंने आपको समझाई, अब इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। सो राइट डाउन, व्हेन वी इंक्रीज द वोल्टेज, so write down, when we increase the voltage, initially photoelectric current increases. Initially photoelectric current increases. When we increase the voltage, photoelectric current increases, but after a certain voltage, photoelectric current reaches to its saturated value. Photoelectric current reaches to its saturated value. ठीक है, इसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं करती है, फर्स्ट केस। दूसरे केस में देखो, एट जीरो वोल्टेज फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज नॉन जीरो। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुआ। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में लिखो, एट जीरो वोल्टेज photoelectric current is non-zero.
At zero voltage, photoelectric current is non-zero. At zero voltage, photoelectric current is non-zero. And the negative voltage, दूसरे पॉइंट में लिखो, the negative voltage at which photoelectric current becomes zero, at which photoelectric current becomes zero, is known as stopping potential. Is known as stopping potential. ठीक है, तो उसका मतलब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो क्या हुआ कि जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो इसका मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन की के मैक्स होगी वो वैल्यू ई वी नॉट के इक्वल होगी। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरी पूरी लॉस हो जा रही है ई वी नॉट के फॉर्म में। तो के मैक्स की वैल्यू ई वी नॉट के इक्वल आएगी। तो यहाँ से अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कभी भी निकालनी पड़ेगी हमें वी नॉट, विच इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो डायरेक्ट निकल आएगा यहाँ से। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे अगर हम लोग तो आ जाएगा के ई मैक्स बाई ई, और के ई मैक्स की वैल्यू लिखेंगे तो ये एच अपॉन ई इंटू न्यू नॉन एस न्यू नॉट लिख सकते हैं, या फिर एच सी बाई ई इंटू वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। These are the possible forms. तो आप देखो अगर इसी चीज मैथमेटिकल प्रोसेस को प्लॉट से बनाए तो अगर हम फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट कर दें के मैक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी, तो आपको इक्वेशन पता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म है ये, दिस फॉर्म इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन बनेगी विद नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो ऐसे लाइन आएगी देखो, y is equal to h nu minus h nu naught। समझ में आया? या अगर आप चाहो नेगेटिव एक्सिस पे भी ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो साथ में नेगेटिव एक्सिस भी पैरेलल में देख लो। ये ऐसे नेगेटिव में न्यू नॉट की वैल्यू आएगी, ऐसे ग्राफ आएगा। ये जो y एक्सिस इंटरसेप्ट बन रहा है यहाँ पे ये न्यू नॉट है, ये वैल्यू h न्यू नॉट के इक्वल आएगी। ठीक है, और इसी का अगर हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ ग्राफ बनाएंगे तो यही प्लॉट अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो वी नॉट की वैल्यू h बाई ई न्यू माइनस न्यू नॉट फॉर्म बन रहा है।
ये भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ही फॉर्म आ रहा है। इंटरसेप्ट नेगेटिव ऐसे आएगा। अब की बार जो ये वैल्यू बनेगी तो इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं तो ये आ रहा है वी नॉट इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। अब की बार ये वैल्यू होगी एच न्यू नॉट बाई ई। इस लाइन की स्लोप लिखेंगे तो ये एच होगी और इस लाइन की स्लोप लिखेंगे तो ये एच बाई ई होगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। एक है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन और एक है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो दोनों के इफेक्ट लिखने स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटोन इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब हम लिखे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपको पता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे एंड डेफिनेटली हम वही वाला केस ले रहे हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन न्यू नॉट है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तब तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नोटिस ही भी नहीं आएगा, तो फिर स्टडी करने का कोई पॉइंट ही नहीं बचा। सो डेफिनेटली हम वो केस स्टडी कर रहे हैं जहाँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होगा तो फिर स्टडी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो वन बाई वन केस देखो। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन अगर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्रीज करी गई तो एक ही बात है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी तो उससे क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन आप इंक्रीज करोगे तो इससे आपका एनर्जी ऑफ द फोटोन इंक्रीज कर जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इंक्रीज करी तो एनर्जी इंक्रीज करी। अब एनर्जी इंक्रीज करी तो आपको क्लियरली पता है कि एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो नहीं चेंज हो रहे। अब जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज होंगे तो सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं चेंज होगी, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी क्योंकि आपने एनर्जी बढ़ा दी है फोटोन की। और अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो मोर नेगेटिव हो जाएगा। वो 3-4 मेजर पॉइंट्स हो गए जो वन बाई वन लिख डालो। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या हुआ, नो चेंज इन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, hence no change in value of saturated photoelectric current, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स फिक्स्ड है, केवल फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी गई है। फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी गई है तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम बढ़ेगी, बट नंबर नहीं चेंज होगा। सो नो चेंज इन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड हेंस नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। दूसरे पॉइंट पे लिखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, maximum kinetic energy of photoelectron will increase, photoelectron will increase, hence stopping potential becomes more negative, stopping potential becomes more negative, stopping potential becomes more negative। ठीक है। so maximum kinetic energy of photoelectron will increase, hence stopping potential becomes more negative। इसका दूसरा फिनोमेनन, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी चेंज करोगे, अब इंटेंसिटी चेंज करोगे तो उससे नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बढ़ गया। अब जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे।
और अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगी। बट अब के मैक्स नहीं चेंज होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स है, और जब के मैक्स नहीं चेंज होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज होगा। अगले स्टेप में लिख लो, अगर आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर आपने इंक्रीज करा तो इससे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट करप्शन एरिया इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंक्रीज कर जाएगा। और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे तो आपको पता है एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो अगर फोटॉन का नंबर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी इंक्रीज करेगा। उसका आउटकम क्या आएगा? उसका आउटकम आएगा इंक्रीज इन number of photoelectrons will increase, number of photoelectrons will increase, number of photoelectrons will increase, hence number of photoelectrons increase, hence increase in saturated value of photoelectric current, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। यस सर। number of photoelectrons will increase, hence increase in saturated value of photoelectric current, number of photoelectrons will increase, hence increase in saturated value of photoelectric current। और दूसरे पॉइंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात लिख लो। दूसरे पॉइंट में लिखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज या नो चेंज इन maximum kinetic energy, no change in maximum kinetic energy of photoelectron hence no change in stopping potential, hence no change in stopping potential। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल अफेक्ट होता है, और इंटेंसिटी चेंज करने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट अफेक्ट होता है। ठीक है, तो जो बात मैंने अभी आपको बताई इसी चीज को ग्राफ में बना लो। तो दो पर्टिकुलर ग्राफ बना लो आप फटाफट। एक केस में फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन लिख लो और एक केस में इंटेंसिटी का वेरिएशन लिख लो। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन बनाएंगे, इफ यू चेंज द फ्रीक्वेंसी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑलमोस्ट फिक्स रहेगी। ऐसे ग्राफ आएगा। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट प्राइम, वी नॉट डबल प्राइम, ये फ्रीक्वेंसी न्यू, ये न्यू प्राइम और ये न्यू डबल प्राइम। यहाँ पे जो न्यू डबल प्राइम है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर न्यू प्राइम होगा, फिर न्यू होगा, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा नेगेटिव आएगा। ये देखो मैक्सिमम नेगेटिव है, ये सेकेंड नंबर है और ये फर्स्ट। जितना ज़्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा हायर होगी। और ये चीज़ अगर इंटेंसिटी के साथ ड्रॉ करेंगे तो सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज होगा।
ये हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस वोल्टेज प्लॉट बनाया हुआ है। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगेंस्ट वोल्टेज चेक करेंगे। ये अलग अलग इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग अलग अलग करंट्स आएंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सारे केस में वी नॉट ही आएगा। इन ऑल द केसेस स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी वी नॉट। बस सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होती जाएगी। तो इसको इंटेंसिटी I1 लिखें, इसको इंटेंसिटी I2 लिखें, इसको इंटेंसिटी I3 लिखें। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट I1, ये I2 और ये I3। यहाँ पे इंटेंसिटी I3 जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर I2 होगी और बाद में I1 होगा। तो जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है उसकी सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट हाईएस्ट आएगा। ठीक है, इंटेंसिटी I1 के करस्पॉन्डिंग करंट I1, इंटेंसिटी I2 के करस्पॉन्डिंग करंट I2 और इंटेंसिटी I3 के करस्पॉन्डिंग करंट I3। तो इंटेंसिटी ज़्यादा, करंट ज़्यादा। ठीक, तो दिस कंप्लीट्स योर यूनिट्स। अब आपको सिर्फ इसके क्वेश्चंस करने हैं थोड़े, तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगा। आपको पैकेज में जो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन छोड़े हुए हैं उनको एक बार सॉल्व कर डालिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करा दूंगा और बाकी रेस्ट ऑफ द पैकेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम।